मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और गांधी जी की श्रृंखला को समझने और पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं हमारे थिंकर्स की सीरीज में। एक और महत्वपूर्ण थिंकर, विचारक और समाज सुधारक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इनके बारे में इनका जो बहुत सारे जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो अलग अलग विषयों पर हैं, जैसे वर्ण के ऊपर, जाति के ऊपर, अस्पृश्यता के ऊपर, दलित वर्गों के उत्थान के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, इन सब के ऊपर अलग अलग हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल के दौरान जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटी वो कौन कौन सी थी और वो किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। तो ये जो हमारे इस अंबेडकर जी की श्रृंखला का जो पहला जो हमारा ये क्लास है, उसमें हम अंबेडकर जी के प्रारंभिक जीवन, उनके संगठनात्मक जीवन और उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, और जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान इनकी भूमिका बहुत ही जबरदस्त रही और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। He was the chairman of the format committee of Indian Constitution formation। और ये जो व्यक्ति हैं, देखिए आप, ये 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है और ये सेंट्रल प्रोविंस के महू क्षेत्र में इनका जन्म होता है। महू जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, मध्य प्रदेश का। तो 14 अप्रैल 1891 ये इनका जन्म का वर्ष और दिन है। महू में ये पैदा हुए और इनकी मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में। और इनका जो मृत्यु जिस दिन होता है, डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि, मतलब जहां पर इनकी मृत्यु होती है उसको कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। लेकिन इनका समाधि स्थल बनाया गया है चैत्य भूमि, मुंबई में। इनका जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली। और जन्म जो है इनका 14 अप्रैल 1891 महू ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में ये है कि ये अपने माता पिता के 14वीं संतान है, 14वीं संतान है। और इनका जन्म भी 14 अप्रैल 1891 को हुआ। तो ये अपनी माता पिता की 14वीं संतान है। इनके पिता का नाम है मालवजी सकपाल, रामजी मालवजी सकपाल, और इनकी माता है भीमबाई सकपाल। भीमबाई सकपाल इनकी माता और पिता हैं इनके मालवजी सकपाल। अच्छा, ये एक दलित महार जाति से संबंधित थे और इसी कारण से इन्हें अपनी शिक्षा और आगे बढ़ने में इन्हें कई दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसी गंभीर समस्या विद्यमान थी। तो हम लोग उतना विस्तृत तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारी जैसा कि हमको पता होना चाहिए इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में। इनका समाधि स्थल तो चैत्य भूमि, और जहां इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, जिसको कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। शिक्षा भी बड़ी मुश्किल से इनको मिली और इन्होंने काफी संघर्ष किया। अपनी स्नातक यानी बीए की पढ़ाई इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में की, फिर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी की पढ़ाई की। कहने का मतलब ये है कि अनेक संघर्षों से गुजरते हुए इन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा। He continued his study with so many struggles and on no place he defeated। किसी भी स्थान पर वो हार नहीं माने और लगातार अपनी पढ़ाई, ज्ञान और नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है।
इस सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर व्यक्ति के मन में जज्बा है, संघर्ष का, स्ट्रगल करने का उसके अंदर अगर फीलिंग है, तो वो किसी भी परिस्थिति से उभर कर आ सकता है। और उसके एक उदाहरण है हमारे डॉक्टर अंबेडकर। मैरिज के बारे में यह है कि पहले इनका विवाह हुआ था रमाबाई अंबेडकर से 1906 में, जो उनकी पत्नी 1935 तक रही और उनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी दूसरा विवाह हुआ था डॉक्टर सविता अंबेडकर से 1948 में, और ये डॉक्टर सविता अंबेडकर काफी बाद तक रही। इनकी मृत्यु के बाद भी 2003 में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से एक प्रारंभिक जानकारी इनके बारे में मिल जाती है, इनके जन्म, मृत्यु, विवाह और शिक्षा के बारे में। फिर ये है कि ये बहुत अच्छे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने तमाम किताबें लिखी। हमने यहाँ पर कुछ किताबों के नाम यहाँ जिक्र किए हैं, खासकर कास्ट सिस्टम के ऊपर, जाति व्यवस्था के ऊपर, अस्पृश्यता के ऊपर इनकी बहुत सारी उल्लेखनीय रिमार्केबल बुक्स है। इन्हीं किताबों में से एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश कैसे हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके विचारों के ऊपर तो अलग से हम पढ़ेंगे ही अलग अलग क्लासेस में, लेकिन 1936 में देखिए इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश। एक और किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट भी थे। एक तरफ जहां ये सोशल रिफॉर्मर थे, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट भी थे। तो इकोनॉमी के ऊपर इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। Which way to emancipation, which way to emancipation, क्योंकि ये जाति व्यवस्था से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। इनको काफी तकलीफ थी कि भारत जो है जाति व्यवस्था के कारण अनटचेबिलिटी की एक गंभीर समस्या से ग्रस्त है, और यह समस्या तब तक खत्म नहीं हो पाएगी जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं which way to emancipation, यानी इस जाति व्यवस्था से मुक्ति का रास्ता क्या होगा, which way to emancipation, यानी मुक्ति का रास्ता क्या होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, who were शूद्राज, शूद्र कौन थे, उसके बारे में इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, खासकर वर्ण व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था की जो परंपराएं हैं, उन्हीं से शूद्रों की उत्पत्ति हुई और उन्हें सबसे निम्न बना दिया गया। मतलब शूद्र मूल रूप से कोई निम्न नहीं है, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था के ही परिणाम हैं। The untouchables, who were they are and why they are untouchables, या why they become untouchable। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, The untouchables, who they are, यानी कि who where they are, जो जिनको अस्पृश्य कहा जाता है, अनटचेबल्स कहा जाता है, वो कौन है, कौन थे वो जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, वो कौन थे, why they became untouchables, वे अस्पृश्य क्यों हुए, है ना, और अनटचेबल्स। तो इसके ऊपर एक विस्तृत व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है इस रचना में। द बुद्धा एंड हिज धम्म, चूंकि ये बौद्ध धर्म की काफी प्रशंसा करते थे और एक आदर्श धर्म के रूप में इसे एक आदर्श धर्म के रूप में ये स्वीकार करते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धा एंड हिज धम्म, यानी कि बुद्ध और धम्म से संबंधित विचारों को यहां पर उन्होंने रखा। द वेटिंग फॉर ए वीसा, ये एक रचना है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। एक तरह से ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, द वेटिंग फॉर ए वीसा। इसके अलावा इन्होंने तुलना भी की है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और बुद्ध के बारे में इन्होंने एक कंपैरिजन करके किताब भी लिखी है, और यह भी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। और इस तरह से इसके अलावा भी और भी कई रचनाएं हैं, मैंने कुछ किताबों का उल्लेख यहाँ पर किया है। कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह इन्होंने पब्लिश किए अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और देश में प्रसारित करने के लिए, जिनमें से एक रचना है मूक नायक। मूक नायक ये इनकी एक पत्रिका है। बहिष्कृत भारत ये एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके अलावा समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, इन सभी की रचना, इन सभी पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में इन्होंने दलितों की स्थिति का बहुत अच्छा विश्लेषण किया, उनके कारणों को लोगों तक पहुंचाया और इस तरह से दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने काफी सारे काम किए। जैसे कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते थे ये, तो उसमें भी दलितों को वो काफी महत्व देते थे। जैसे देखेंगे कि ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये भी एक संस्था है जो डॉक्टर अंबेडकर ने विकसित किया, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, और इसके अलावा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो ये संस्थाओं का नाम आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी का विकास किसने किया, बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का विकास किन्होंने किया, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का विकास किसने किया, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर अंबेडकर का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये बौद्ध धर्म के बहुत समर्थक थे और बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित थे। तो इन्होंने एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था भारतीय बौद्ध महासभा। इसके अलावा ये जो हमारे समाज में जो बहुत सारे जो समस्याएं थी, जो एविल्स था, खासकर अनटचेबिलिटी को लेकर के इनको काफी परेशानी थी और उसे दूर करने के लिए ये पूरे जीवन भर ये संघर्ष करते रहे। और उन्हीं संघर्षों के लिए जो संस्थाएं उन्होंने बनाई, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसमें इन्होंने लोगों को ये कहा कि भाई पहले तो आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप जो है इतनी बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हो। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्होंने किया, जिसका उद्देश्य दलितों के उत्थान के लिए काम करना, उन्हें एजुकेट करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उन्हें एजिटेट करना था। अब अगर देखें तो इनका जो राजनीतिक जीवन है ये भी काफी संघर्ष भरा रहा। जैसे पहले तो ये बॉम्बे में कुछ समय लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 1926 से 1936 तक रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। उस समय तो भारत स्वतंत्र भी नहीं था और 1926 टू 1936। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनी तो वहां के भी मेंबर ये रहे कुछ समय, 1937 टू 1942। और ये दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो थे, ये दोनों ही मेंबर ये बॉम्बे से रहे। फिर बात करते हैं कुछ समय तक ये जो है ये वायसराय, जो उस समय के वायसराय थे 1942 से 1946 के बीच, उनके वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री के रूप में भी काम करते रहे। यानी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री के रूप में काम करने का भी अनुभव था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, तो पहले तो ये बंगाल प्रोविंस से जो है इनको चुना गया 1946-47
37 से 47 तक के लिए। लेकिन संयोग से विभाजन के दौरान वो क्षेत्र जहां से ये चुने गए वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में विभाजन के दौरान। तो ये जो प्रॉब्लम आई, तो जब उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इंटरफेयर किया कि भाई ये तो सही नहीं है कि भाई हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण जो लॉ के इतने अच्छे जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, अगर वो नहीं रहेंगे तो काम बहुत दिक्कत आएगी। तो फिर एक व्यवस्था की गई कांग्रेस के द्वारा और उन्हें फिर बॉम्बे प्रोविंस से उनको जो है 47 से 50 तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो अलग अलग जगहों से मेंबर रहने वाले व्यक्ति भी हैं ये डॉक्टर अंबेडकर। तो पहले बंगाल प्रोविंस से और किसी कारणवश फिर बंगाल छोड़ना पड़ा उनको और फिर 47 से 50 के बीच ये बॉम्बे प्रोविंस से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के मेंबर रहे। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फॉर्मेट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी है ना, ड्राफ्ट कमेटी या फॉर्मेट कमेटी बोल सकते हैं इसको, ड्राफ्ट कमेटी भी आप कह सकते हैं, है ना, प्रारूप बनाने वाली समिति, दैट इज कॉल्ड प्रारूप बनाने वाली समिति। तो ये प्रारूप समिति के जो है चेयरमैन बनाए गए, बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया इनको, क्योंकि जितनी भी कमिटीज थी संविधान की, जो संविधान बनाने वाली जितनी भी कमिटीज थी, उन सारी कमिटीज की रिपोर्ट को ये कलेक्ट करके सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन करके और फिर भारतीय संदर्भ में, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे बदल करके और फिर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करते थे। तो इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसी कारण से जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ उनके योगदान की जबरदस्त सराहना की जाती है, क्योंकि विश्व में इस तरह का संविधान कहीं भी नहीं मिलता। तो फॉर्मेट कमेटी जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसकी इसी कारण तारीफ होती है कि संविधान तो बहुत थे, विश्व में एक से एक अच्छे संविधान थे, हमारे पास भी बहुत कमिटीज की बहुत सारी रिपोर्ट थी, लेकिन उसमें से हमारे यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बेहतर है उसको संविधान के प्रारूप में, ड्राफ्ट में लेकर आना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष उसे रखने के समय उस पर सही दलील प्रस्तुत करना, उसे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो बात रखी है उसे जोरदार ढंग से उसे साबित करना कि यह जरूरी है, ये काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया और इस तरीके से हमारा संविधान जो है एक शानदार संविधान बना। तो यहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर की जो है हम काफी तारीफ करते हैं। इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बने। जब भारत स्वतंत्र नहीं भी हुआ था तो उस समय की जो मिनिस्ट्री बनाई गई थी तो उसमें ये लॉ यानी कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी काम करते रहे और ऐसा 1947 से 1951 तक रहा, यानी 47 से 51 तक रहा। इसके अलावा देखिए ये राज्यसभा के मेंबर रहे कुछ समय के लिए 1952 से 1952 टू 1956, 1952 से 1956 तक ये जो है भारत में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, खासकर दलितों के उत्थान के लिए इनकी जो चर्चा है ये की जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी के साथ जो इनकी बातचीत हुई उसका भी जिक्र होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक जो गांधी जी के साथ समझौता होता है पूना पैक्ट, उस पूना पैक्ट के लिए ये विशेष तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि इसी पैक्ट के कारण जो एक घोषणा की थी मैकडोवेल घोषणा, उस घोषणा के मुताबिक दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने इस बात को समझ लिया था कि अगर दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया तो नेशनल मूवमेंट कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अंबेडकर के साथ समझौता किया और अंबेडकर भी इस बात को समझ चुके थे कि इससे तो राष्ट्रीय आंदोलन ही कमजोर होगा। तो उन्होंने पूना में यानी कि
यरबदा में उस समय जेल में थे गांधी जी, तो उन्होंने उनके साथ एक समझौता किया ऑन 24 सितंबर 1932 और इस तरीके से पूना पैक्ट के माध्यम से भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। भारत रत्न, अब इससे बड़ा रत्न क्या हो सकता है देश के लिए, लेकिन उनको जो है भारत रत्न जो है 1990 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत शानदार व्यक्ति हैं और इनके योगदान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्होंने हर एक विषय पर अपनी बातें लिखी है। भारत की जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, दलित वर्गों के उत्थान के लिए, भारत में आर्थिक व्यवस्था में सुधार, इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार के लिए, राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के ऊपर तो इनका जवाब ही नहीं था। तो अब अलग अलग बिंदुओं में हम इन सारे पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करेंगे कि उनके थॉट्स किस प्रकार थे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसे हमको लेकर के जाना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि दलित उत्थान के ऊपर अंबेडकर के विचार पर टिप्पणी लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में की राजनीतिक व्यवस्था, इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर क्या सुधार करना चाहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की सोच क्या थी। या कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच उनकी जाति या वर्ण व्यवस्था को लेकर तुलना प्रस्तुत कीजिए। तो अभी तो हमने आपको अंबेडकर जी के बारे में एक संक्षिप्त जीवन के बारे में बताया है। आगे हम अलग अलग बिंदुओं में आपको इनकी जो इन्होंने जो थॉट्स दिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अंबेडकर जी के बारे में देखिए कुछ प्रारंभिक जानकारी आपके पास है जिसे आपको याद रखना है। तो वो जानकारी क्या क्या है, पहले तो इनके जन्म के बारे में है ना। 14 अप्रैल 1891 जन्म होता है महू में, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा, और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में, जो कि डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन समाधि स्थल है इनका चैत्य भूमि मुंबई में। इसके अलावा आपको हमने ये बताने का प्रयास किया कि इनका एजुकेशन काफी तकलीफों के बीच भी हुआ, लेकिन ये रुके नहीं और हर स्तर पे, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर का अध्ययन हो, इन्हें हर एक विषय पर इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में और उनकी किताबों और रचनाओं के बारे में बताया। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, व्हिच वे टू बी इमेंसिपेशन and the untouchables, who were they are and why they were untouchables, इस तरह की रचनाएं, the Buddha and his Dham। इसके अलावा द वेटिंग फॉर वीसा जो कि आत्मकथा है इनकी, एंड बुद्धा एंड द कार्ल मार्क्स। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और साथ ही साथ जो इन्होंने पत्रिकाएं वगैरह पब्लिश की जिसमें मुख्य मूक नायक, बहिष्कृत सब भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसी किताबें हैं। डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्था इन्होंने बनाई। इसके अलावा भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रसिद्ध है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, 1924 में स्टैब्लिश किया। प्रारंभिक तौर पर ये बॉम्बे में ही पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर रहे। इसके अलावा कुछ समय तक के लिए ये वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम करते रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले बंगाल से 1946 से 47 और उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस से 47 से 50 तक ये मेंबर रहे। इसके अलावा भारत की ड्राफ्ट कमेटी के ये चेयरमैन थे और इस तरह से संविधान निर्माण में इनकी योगदान जो है वो उल्लेखनीय है। और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के रूप में भी ये सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति थे। पूना पैक्ट के माध्यम से इन्होंने गांधी जी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया दलितों के उत्थान से संबंधित, और 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। और इस तरह से इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक विधिवेत्ता थे, यानी लॉ के जानकार थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर थे, दलित और बौद्ध आंदोलन के प्रेरक थे, और साथ ही साथ दलितों, महिलाओं और किसानों के समर्थन में इन्होंने तमाम आंदोलन चलाए। तो इस तरह से अंबेडकर के योगदान के बारे में और उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का हमने जिक्र किया। आगे
आगे की क्लासेस में हम इनके विचारों का भी अध्ययन करेंगे और गांधी से भी तुलना करेंगे। इन तमाम विचारों और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आगे हम और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।